नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एसएसटी पढ़ने वाले हैं और एसएसटी के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है विकास। विकास क्या है? तो विकास का जो अर्थ होता है वो प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। ठीक है, तो विकास का जो अर्थ है उसका अर्थ अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, ये तो आप जानते ही है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान है कि विकास जो है एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज मैं 1,000 रुपए का काम करता हूँ। अगर मैं 1,000 का काम कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से धीरे धीरे जो है मेरी आमदनी 20,000 रुपए हो जाए तो मैं आर्थिक रूप से मेरा विकास हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझ, जैसे मान लीजिए मैं अभी कॉपी में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं आपको अगर ब्लैक बोर्ड यानी कि व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड में अगर मैं आपको पढ़ाने लगूं तो मेरा विकास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो सूचना के क्षेत्र में विकास। सूचना के क्षेत्र में विकास कैसे होता है? तो पहले जमाने में सूचना का जो केंद्र बिंदु था वो था चिट्ठी। चिट्ठी के माध्यम से लोग जो है अपने बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता था, समय ज्यादा लगता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे टेलीफोन आया। ठीक है, उसका धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट आया और इंटरनेट के साथ साथ कई सारे ऐप आए जिसके माध्यम से जो है हम अपने बातों को, अपने सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो सूचना के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। पहले चिट्ठी, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा, ठीक है, जिसके माध्यम से जो सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से और कम समय में होने लगा। अब देखिए परिवहन के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। पहले जो है परिवहन का माध्यम बैलगाड़ी था। एक स्थान से लोग दूसरे स्थान जो है बैलगाड़ी से जाया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए समय परिवर्तन होता है, फिर साइकिल आता है, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, फिर कार से जो है रेल होता है। ठीक है, ठीक है, उदाहरण के लिए बस बोल रहे हैं, कार है, रेल है, फिर हवाई जहाज है। ठीक है, तो मनुष्य जो है धीरे 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 जो है मनुष्य का सूचना के क्षेत्र में विकास होने लगता है, यानी कि मानव का विकास हो रहा है। ठीक है, सूचना के क्षेत्र में विकास हो गया, परिवहन के क्षेत्र में विकास हो गया। ठीक है, मनुष्य मान लीजिए 1,000 आज कमा रहा है, अगर कल परसों समय के साथ परिवर्तन होते होते अगर वो 50,000 कमाने लगे तो आर्थिक क्षेत्र में जो मानव का विकास होने लगता है। ठीक है, तो सूचना के क्षेत्र में विकास हो गया, परिवहन के क्षेत्र में विकास हो गया। तो इस तरह से मानव ने अपना विकास प्रारंभ किया। ठीक है, अपने को उन्नत बनाया, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए विभिन्न क्षेत्र के लोगों के विकास के लक्ष्य। अब देखिए विभिन्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके विकास का लक्ष्य जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या है? तो तात्पर्य यह है कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य, अलग अलग व्यक्ति के या अलग अलग श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका विकास का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 1 नंबर में आएगा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या है। अब मान लीजिए एक मजदूर है, उसके लिए विकास क्या है? तो एक मजदूर है, उसको जो है डेली काम चाहिए। ठीक है, अब काम करेगा तो उसके बदले में उसको बेहतर मजदूरी भी चाहिए। अब वो व्यक्ति बोलेगा कि जब मुझे मजदूरी मिल रहा है तो मेरे बच्चों को उत्तम शिक्षा चाहिए। ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़े, चाहे वो सरकारी ही क्यों ना हो। उसके बाद देखिए वो चाहेगा कि मेरे साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। ठीक है, वो भी राजनीति में प्रवेश कर सके ताकि नेता बन सके। ठीक है, सरकारी जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें मिल सके। तो एक भूमिहीन कृषि मतलब किसान हो सकता है या मजदूर हो सकता है, उनके लिए विकास का जो लक्ष्य होता है या विकास जो उनके लिए विकास की परिभाषा है यही सब है। जैसे अत्यधिक, मान लीजिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है या किसान है, उसके लिए विकास क्या है? तो अत्यधिक कार्य दिवस, मतलब कहने का मतलब है कि उनको जो है अधिक से अधिक काम मिले, या कहने का मतलब है कि
साल के 365 दिन है, उनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। एक दो दिन छुट्टी हो तो चलेगा, लेकिन लगातार उनको कार्य चाहिए, इनके अत्यधिक कार्य दिवस, यानी कि अत्यधिक उनको काम चाहिए। दूसरा है बेहतर मजदूरी मिले। अब भैया काम कर रहे हैं तो उनको जो उचित मजदूरी है वो मिले। उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले, ठीक है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल पढ़े, बस कहने का मतलब है कि उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले। सामाजिक भेदभाव ना हो किसी प्रकार। मान लीजिए वो भूमिहीन ग्रामीण जो है मजदूर है, या कम मैंने आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, तो उनके साथ जो है समाज में जो है अमीर गरीब का भेदभाव ना हो, ठीक है, तो सामाजिक भेदभाव ना हो उनके साथ। पैसे को लेकर किसी प्रकार के उनके साथ भेदभाव ना हो, अमीर गरीबी का भेदभाव ना हो, वो भी जो है राजनीति में प्रवेश कर सके, वो भी नेता बन सके, ठीक है। अब जो भी सरकारी योजनाएं मिल रही है, या सरकारी योजनाएं जो है समय समय पर सरकार जो है प्रस्तुत करती है, जारी करती है, तो उन सरकारी योजनाओं का लाभ उन मजदूरों को या उन किसानों को मिल सके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, आप देखिए बहुत से किसान होते हैं जो काफी अमीर होते हैं, समृद्ध होते हैं, पैसे वाले होते हैं, धनी किसान होते हैं, तो उनके लिए विकास क्या है? तो समृद्ध किसान के लिए विकास क्या है, उनके लिए वो किस तरह से सोचेगा विकास के बारे में? तो देखिए, उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य प्राप्त करना, ठीक है। अब वो चाहेगा कि सरकार, समर्थन मूल्य होता क्या है पहले उसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कोई किसान है, वो अधिक मात्रा में उपज कर रहा है, ठीक है, तो सरकार बोलती है कि आपको जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास बड़ी मात्रा में भूमि है, आप जो है खेती कीजिए, बहुत खेती कीजिए, जितना हो सके उतना, क्योंकि आपके पास तो जमीन, जो खेत है वो काफी बड़े बड़े हैं, तो आप जो है खेती कीजिए और अनाज उत्पादन कीजिए, बेचने की टेंशन मत लीजिए। आप जो सरकार जो बोलता है कि आप जो जितना भी अनाज है वो उपज करेंगे, वो जो है सरकार को बेच दीजिए, ठीक है। जिसको हिसाब से सरकार जो है उस जो अनाज का जो है एक मूल्य निर्धारित करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं समर्थन मूल्य। तो सरकार के द्वारा अनाज पर एक मूल्य निर्धारित की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं समर्थन मूल्य, ठीक है। तो समर्थन मूल्य के तात्पर्य से यह होता है कि जो भी किसान बड़ी मात्रा में कृषि करेगा और अनाज उत्पादन करेगा, वो सरकार को वो बेच सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट रेट में 150 रुपया गेहूं बिक रहा है, ठीक है, तो सरकार कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बाहर में 150 रुपये, आप 150 रुपए दे सकते हैं, लेकिन जो सरकारी रेट है वो 100 रुपए है। मान के लिए कि सरकार ने समर्थन मूल्य जो है 100 रुपया रखा, और मार्केट रेट में जो 150 रुपया गेहूं बेच रहा है, तो जो किसान है वो सरकार को न दे करके जो है बाजार में बेच सकता है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मार्केट में भी 100 रुपए है और सरकार भी हमें 100 रुपए दे रहे, तो आप सरकार को बेच सकते हैं, जितना अनाज है उतना बेच सकते हैं, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो सरकार के द्वारा जो अनाज पर एक मूल्य निर्धारित की जाती है सरकारी रेट पर, जिसे हम लोग समर्थन मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा किसान जो है वो यही आशा करता है, या सरकार से जो है डिमांड करता है कि उपज, वो जितना भी फसल का उपज करता है उसके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा समर्थन मूल्य प्राप्त हो सरकार के द्वारा से, ठीक है। दूसरा नंबर है कि अधिक आय प्राप्त करना। समृद्ध किसान जो है वो चाहता है कि हम फसल उत्पादन भी अधिक करेंगे और मुझे जो है आय भी ज्यादा हो, ठीक है। वो क्या करते हैं कि सस्ते मजदूर की प्राप्ति करते हैं, तो मेहनती मजदूर प्राप्त करते हैं, मेहनती मजदूर हो लेकिन कम खर्च में, ठीक है, कम खर्च में मजदूर भी मिल जाए, ठीक है, और वो मजदूरी करने वाला मजदूर अच्छे से मजदूरी भी करे और कम खर्च भी लगे और मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकूं। तो मेहनती मजदूर प्राप्त करना, सस्ते मजदूर प्राप्त करना, ठीक है, कम पूंजी निवेश कर अधिक आय प्राप्त करना। तो समृद्ध किसान जो है वो सरकार से अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, ठीक है, वो अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद मेहनती मजदूर प्राप्त करना चाहता है, सस्ते मजदूर प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, मेहनती मजदूर भी हो और उसका जो है मजदूरी भी है वो भी कम रहे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा
आय प्राप्त कर सकूं। तो कम पूंजी निवेश कर अधिक आय प्राप्त करना चाहता है समृद्ध किसान। ठीक है, तो समृद्ध किसान के लिए जो विकास का परिभाषा है, या समृद्ध किसान के लिए विकास क्या है, तो यही है समृद्ध किसान के लिए विकास। अधिक समर्थन मूल्य प्राप्त करना, अधिक आय प्राप्त करना, मेहनती मजदूर प्राप्त करना, सस्ते मजदूर प्राप्त करना, कम पूंजी निवेश कर अधिक आय प्राप्त करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी के लिए विकास जो है वो सही होगा और किसी के लिए जो है विकास गलत होगा। ठीक है, तो विकास की जो परिभाषा है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए सही हो सकती है, किसी के लिए विकास गलत हो सकती है। तो देखिए, विकास क्या है, तो कुछ व्यक्तियों के लिए सही हो सकता है विकास, कुछ व्यक्तियों के लिए गलत हो सकता है विकास। कैसे गलत हो सकता है, तो देखिए, समझने के लिए कुछ उदाहरण आपको जानने पड़ेंगे। जैसे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो यह जो है भारत का एक प्रमुख पर्यावरण और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, सरदार सरोवर बांध के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में। ठीक है, ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि देखिए, आदिवासी और ग्रामीण अपने घरों, खेतों और आजीविकाओं से जो है बेदखल हो रहे थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये क्या करना चाह रहे थे, नदी को बचाना चाह रहे थे, क्योंकि नदी पर जो है इस पर सरदार सरोवर बांध बन रहा था नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो क्यों, अब जैसे नर्मदा नदी पर बांध बनेगा, सरदार सरोवर बांध, तो इससे क्या होगा कि उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी ग्रामीण है, जो भी आदिवासी है, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, वहां से जो है उनकी भूमि को ले करके उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो जो आदिवासी हैं, ग्रामीण हैं, वो क्या हो जाएगा, अपने घरों से जो है बेदखल हो जाएंगे, खेतों से बेदखल हो जाएंगे, आजीविका से बेदखल हो जाएंगे। तो जिसको लेकर के जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन होता है। गुजरात, महाराष्ट्र और जो है मध्य प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिला था। उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए बांध बन रहा है, तो बांध से जो है उसके आसपास के एरिया में जो भी उद्योग है, ठीक है, जैसे पावर प्लांट हो गया, कोई किसी प्रकार का स्टील प्लांट हो गया, कोई भी उद्योग हो गया, तो उसको क्या फायदा होगा उद्योगपति को, तो उद्योगपति को जो है, उद्योगपति लोग तो इसका समर्थन करेंगे बांध का। ठीक है, वहीं जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जैसे मान लिया आदिवासी हो गया, ग्रामीण हो गए, वो लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, क्योंकि बांध बनेगा तो उद्योगपति के लिए तो ये सही है, परंतु जो ग्रामीण है, आदिवासी है, विस्थापित लोग है, उसके लिए क्या है, गलत है, क्योंकि वो अपने खेतों से, अपने कार्यों से, अपने घरों से बेदखल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उद्योगपति क्या करेगा कि ये बांध बनने का समर्थन करेगा। क्यों समर्थन करेगा, क्योंकि उनको लाभ होगा। लाभ क्या होगा, जब बांध बनेगी तो सस्ती बिजली मिलेगी उद्योगपति को। ठीक है, उद्योगपति का विकास होगा। ठीक है, देश का भी विकास होगा, लेकिन उद्योगपति को ज्यादा विकास होगा। अब ये विस्थापित लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। क्यों, क्योंकि हानि होगी। क्यों हानि होगी, क्योंकि उनके घरों से, उनके खेतों से, उनकी आजीविकाओं से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, बांध से लाभ क्या क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो बांध से लाभ क्या क्या होगा, तो देखिए, सिंचाई होगी, बिजली का उत्पादन होगा, मछली पालन होगा, बाढ़ को रोकना होगा। ठीक है, मनोरंजन के लिए होगा। ठीक है, पर्यटन स्थल, पर्यटन होगा, यानी कि मनोरंजन होगा, व्यापार बढ़ेगा। ठीक है, देश का विकास होगा। ठीक है, ये सब चीज होता है बांध से। और कहीं ना कहीं उद्योगपति को भी लाभ है, जितने भी उद्योग हैं उनके जो भी मालिक है, यानी कि उद्योगपति है, उनको लाभ होगा। उनको क्या होगा कि सस्ती बिजली उनके कारखाने तक जाएंगी, उनके उद्योगों तक जाएंगी। ठीक है, अब बांध से हानि क्या होगा, तो जो लोग विस्थापित लोग हैं उनको हानि होगी। क्या हानि होगी कि आदिवासी और ग्रामीण को हानि होगी, उनका विस्थापन होगा, घरों से बेदखल होंगे, खेतों से बेदखल होंगे, आजीविका से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए जो विस्थापित लोग हैं, आदिवासी है, ग्रामीण है, इन बांध बनने का विरोध होता है। यही जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, क्योंकि
जो भी उस नर्मदा नदी के किनारे आसपास जहां पर ये सरदार सरोवर बांध बन रहा था, तो उनके आसपास जो है आदिवासी और ग्रामीण रहते थे, उनको जो है हटाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा था। इसी लेकर के जो है एक आंदोलन होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, एक पर्यावरण और सामाजिक आंदोलन था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आय और लक्ष्य क्या है। आय और लक्ष्य, ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से आय और लक्ष्य क्या है। तो देखिए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि इन सब बातों से पता चलता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो देखिए आय का, अभी हम लोगों ने आय के बारे में पढ़ा ना, जैसे भूमिहीन, गरीब किसान, अमीर किसान, तो उसी हिसाब से जो है आय और लक्ष्य में जो है उनका जो है क्या, जो है उन्हें क्या चाहते हैं कि उनके हिसाब से आय और लक्ष्य क्या है। तो देखिए पहला नंबर है नियमित विकास होना चाहिए उनका। ठीक है, उन्हें जो है बेहतर मजदूरी मिले, अधिक आय मिले। तो जो नियमित काम मिलेगा आदमी का, ठीक है, नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक आय मिले, तो है जो आय और लक्ष्य का यही जो है निर्धारण होगा। ठीक है, इंसान का यही लक्ष्य होता है आय के प्रति। ठीक है, तो आय और लक्ष्य क्या है, तो इन सब बातों से पता चलता है कि उन्हें क्या चाहिए। तो देखिए नियमित काम चाहिए, बेहतर मजदूरी चाहिए, अधिक आय चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो लोगों को क्या चाहिए, नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अधिक आय। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए आगे, अब देखिए आय के अलावा अन्य चाहे। देखिए आय के साथ साथ लोगों को कुछ चाहिए। ठीक है, आय से तो हम लोग क्या करते हैं, भौतिक वस्तुएं खरीद पाएंगे, लेकिन अभौतिक वस्तुओं भी जो है हमें चाहिए। केवल हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा के साथ साथ हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, बराबरी का व्यवहार चाहिए, दूसरे से आदर चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, गौरव चाहिए। ठीक है, तो केवल पैसा होने से नहीं रहेगा। ठीक है, केवल हम पैसा दे करके भौतिक सुखों को खरीद लेंगे ऐसा नहीं है। भौतिक चीजों के अलावा भी कुछ अभौतिक वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, जैसे क्या है, मान लीजिए हमारा पैसा है, तो पैसा होने से होगा, साथ में क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा है, स्वतंत्रता चाहिए कहीं आने जाने के लिए। ठीक है, बराबरी का व्यवहार चाहिए, कोई हमसे दुर्व्यवहार ना करे। ठीक है, दूसरे से आदर चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गौरव चाहिए। ठीक है, तो पैसा ही, आय के अलावा भी अन्य चीज होते हैं, केवल पैसा ही पैसा सब कुछ नहीं होता है। कुछ चीज होता है जो पैसे के बिना भी हमें चाहिए, जो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, अब देखिए भौतिक वस्तुएं। अब देखिए भौतिक वस्तुएं क्या है, तो भौतिक वस्तुएं वो होते हैं जिसको हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं। ठीक है, भौतिक वस्तुएं एक कारक है। ठीक है, हमारा जीवन निर्भर रहता है, बात सही है। जैसे भौतिक वस्तु में जैसे हम लोग पैसा देकर के साइकिल खरीद सकते हैं, पैसा देकर के एसी खरीद सकते हैं, पैसा देकर के टीवी खरीद सकते हैं। ठीक है, वो भौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है, ये सारे चीज भौतिक वस्तुएं हैं जो आय के द्वारा होता है। ठीक है, अब कुछ वस्तु है जो आय के बिना होते हैं। ठीक है, आय तो चाहिए चाहिए, आय से तो हम भौतिक चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, कुछ अभौतिक वस्तुएं जैसे जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर जीवन के लिए जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, सुरक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, मान सम्मान, ठीक है, आदर, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, सुरक्षा। ठीक है, ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, जिसको तो हम लोग महसूस कर सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए यही चीज था अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिनको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, जिनको हम लोग छू नहीं सकते, केवल केवल महसूस कर सकते हैं। वो वस्तुएं जो है अभौतिक वस्तुएं कहलाती है, जो पैसे के अलावे हमारे जीवन को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है, केवल पैसा नहीं, पैसा के अलावा भी जो चीजें हैं वो चीज अभौतिक वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे पैसे के अलावा क्या क्या चाहिए हमें, सुरक्षा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, बराबरी का व्यवहार चाहिए, दूसरों से आदर चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गौरव चाहिए। ठीक है,
ये सब जो है अभौतिक वस्तुएं हैं, ये बिना पैसे के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल इसका हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, अब देखिए एक उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज इलाकों में नौकरी मिल जाती है तो आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर दूर दराज में नौकरी मिल गया, काफी अच्छा पैसा मिल रहा है, 50-60 हजार रुपया मिल रहा है, आप अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं वहां पर। ठीक है, तो देखिए 50 हजार रुपया तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे कि वहां पर जो है सुरक्षा कैसा रहेगा। ठीक है, परिवार के लिए कैसा सुविधा मिल रहा है, वहां का वातावरण कैसा है। ठीक है, कितना घंटा काम है। ठीक है, कितना दिन छुट्टी है। ठीक है, क्या क्या सीखने के अवसर मिलेंगे। ठीक है, वहां का माहौल कैसा है। इन सब चीजों पर भी आप, पैसे के अलावा भी जो है आप इन चीजों पर विचार करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखिए, आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर आप विचार करेंगे। दूर दराज में आपको नौकरी लग गया, 50-60 हजार पेमेंट है, परंतु आय के अतिरिक्त आप बहुत से कारकों पर आप विचार करेंगे। जैसा है, परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का कैसा अवसर मिलेगा, मतलब आप जो काम कर रहे हैं और भी कुछ सीखने का यानी कि प्रमोशन करने का अवसर है या नहीं है, नौकरी की सुरक्षा है या नहीं। मान लीजिए कि आप वहां पे गए कि ये नौकरी सालों साल रहेगी या कहीं बीच में निकाल तो नहीं देगा, तो नौकरी की सुरक्षा होगी। काम के घंटे का समय, मान लीजिए आपको काम 8 घंटा करना है, कोई कोई काम 8 घंटा होता है, कोई कोई 12 घंटा होता है। ठीक है, आपको देखा जाएगा कि कितना घंटा काम है, आप ये भी देखिएगा। 50 हजार सैलरी मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमको 16 घंटा 20 घंटा तो काम नहीं करा रहा है। उचित जो घंटा है 8 घंटा या 8 घंटा से ऊपर कुछ करा रहा है, या 17-18 घंटा तो नहीं करा, लगातार काम तो नहीं करा रहा है। तो काम के घंटे का समय कितना होगा। ठीक है, छुट्टी के दिनों की संख्या क्या होगी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपको कोई भी सप्ताह छुट्टी ही नहीं मिला, 365 दिन आपको काम करा रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो छुट्टी के दिनों की संख्या भी देखना होगा कि वीकेंड में आपको छुट्टी मिल रहा है, शनि रवि छुट्टी मिल रहा है, या केवल संडे छुट्टी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजों पर जो है आय के अतिरिक्त बहुत से कारक होते हैं जिस पर आपको विचार करना होता है। कोई भी अगर मान लीजिए दूर दराज में आपको काम लगता है तो ठीक है, तो क्या क्या लगेगा, परिवार के लिए क्या सुरक्षा होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने का अवसर, नौकरी की सुरक्षा, काम के घंटे का समय कितना होगा, छुट्टी के दिनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, कि इस तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि कोई महिला है, ठीक है, अगर वो नौकरी करती है, वो सरकारी नौकरी करती है, वो प्राइवेट नौकरी करती है, उनका जो है आमदनी अच्छा है, वो वेतन भोगी है। ठीक है, वेतन भोगी मतलब उनको अगर काम के बदले जो है हर महीने जो है उनको सैलरी मिलती है, तो उसको हम लोग वेतन भोगी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसको जो है हर महीने अच्छी सैलरी मिलती है, हर उनका जो वेतन भोगी है वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो हर महीने मान लीजिए कि 1 लाख या 90 हजार पेमेंट मिल रहा है, तो उस महिला का जो है समाज में या उसके घर में जो है काफी एक महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है, उस महिला को काफी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, उनके बातों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक महिला है, यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं, यानी कि महिला जो है सरकारी नौकरी करती है या प्राइवेट नौकरी करती है, उनको महीना में अच्छा वेतन दिया जाता है। यदि वो महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला है, वो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, ठीक है, वो वेतन भोगी है। कहने का मतलब है वेतन भोगी का तात्पर्य होता है कि अगर वो सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, महीना में जो है उनको एक अच्छा खासा वेतन मिलता है, जिसे हम लोग वेतन भोगी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में जो उनका आदर बढ़ता है। मैंने आपको कहा कि अगर कोई महिलाएं सरकारी नौकरी करे या प्राइवेट नौकरी करे, जो है मंथली वो अच्छा इनकम करे, ठीक है, जो है महीना में उसको 50 हजार 60 हजार 1 लाख रुपए पेमेंट मिले, ठीक है, तो जो है मासिक पेमेंट 1 लाख 1.5 लाख
90,000 या अच्छा वेतन मिले, तो घर में या समाज में, घर और समाज दोनों में जो उनका जो है आदर बढ़ता है, उनका महत्व दिया जाता है उनके बातों को। यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो उनके काम काज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा। देखिए, कहने का मतलब कि अगर महिलाएं अच्छी वेतन भोगी है, उनको महीना में अच्छा वेतन मिलता है, तो घर के लोग भी क्या करेंगे, उनके कामों में उनका हाथ बटाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कोई खाना बना रहा है तो बोलेंगे कि आप खाना बंद बनाइए, मैं खाना बना देता हूँ या देती हूँ, आप ड्यूटी जाइए, आपको काम में लेट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है उनको एक प्यार से जो है एक अलग प्यार दिया जाता है, एक अलग महत्व दिया जाता है, एक अलग सम्मान दिया जाता है। ठीक है, घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि घर से बाहर जो लोग वेतनभोगी होते हैं, जो सरकारी नौकरी, प्राइवेट में अच्छे सैलरी पर नियुक्त किए जाते हैं, उनका जो है महिलाओं का जो है अधिक से अधिक स्वीकार किया जाता है, उनका अधिक सम्मान किया जाता है। ठीक है, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार के नौकरियों या व्यापार कर सकती हैं। देखिए, महिलाएं जो है नौकरी के साथ साथ वो व्यापार भी करती हैं। क्यों व्यापार करती हैं? उन्हें सुरक्षित माहौल मिले, उसे संरक्षित माहौल मिले, वातावरण मिले। ठीक है, एक अच्छा वातावरण हो जब महिलाओं के लिए अनुकूल हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं क्या करेगी, वो नौकरी करेगी, व्यवसाय करेगी। ठीक है, अपने परिवार को जो है सपोर्ट करेगी। ठीक है, और परिवार में जो है उनका मान सम्मान लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यही था महिलाओं के लिए। कुल मिलाकर यही तात्पर्य है कि महिलाएं अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए भी सरकारी या प्राइवेट नौकरियों पर योगदान देती है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्र विकास क्या है। मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, बांध का एक उदाहरण दिया कि राष्ट्र विकास का जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो हो सकता है, इसकी परिभाषा राष्ट्र आय। ठीक है, तो राष्ट्र विकास का तात्पर्य क्या है, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। तो जो भी राष्ट्र विकास की धारणाएं हैं वो अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए जो है राष्ट्र विकास सही होगा, किसी के लिए जो है विकास गलत होगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोगों ने बांध के बारे में पढ़ा। ठीक है, नर्मदा बचाओ अभियान जो था या आंदोलन था, वो सरदार सरोवर बांध के विरोध में ही यह आंदोलन किया गया था। क्यों किया गया था? एक तो ये बांध बनेगा तो उद्योगपतियों को फायदा होगा। ठीक है, वहीं देखा जाए तो विस्थापित लोग जो ग्रामीण है, आदिवासी है, उनका जो है हानि होगा। ठीक है, तो इसलिए करके जो है राष्ट्र विकास का जो अवधारणा है या धारणा है वो भिन्न भिन्न हो सकता है या परस्पर विरोधी भी हो सकती है। ठीक है, तो राष्ट्र आय की परिभाषा जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दे सकते हैं, उनका विचार अलग अलग हो सकता है, उसकी धारणाएं अलग अलग हो सकता है तो परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र विकास की यही परिभाषा है। ठीक है, राष्ट्र विकास कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्र विकास की जो धारणाएं हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपके बांध का उदाहरण दिया कि बांध किसी के लिए सही है, बांध का बनना किसी के लिए सही है, फायदेमंद है। ठीक है, उनके हिसाब से देश का विकास है। किसी के लिए बांध बनना विस्थापित हो सकता है, मैंने कहने का मतलब है कि उसके लिए वो हानि है, उनके लिए ये श्राप हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको खेतों से वंचित कर दिया जाएगा, उनके घरों से वंचित कर दिया जाएगा, उनके रोजगार से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, तो अलग अलग हो सकता है राष्ट्र विकास। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिल सके लगातार। नमस्कार।